के फाइनेस्ट माइंड हैं, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। सुनील सुब्रमण्यम सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी तरफ से जो है हम लोग डोनाल्ड ट्रंप जी को जो है बर्थडे विश करते हैं। रविवार को उनका बर्थडे है, 80 साल के होने जा रहे हैं सर। आप भी विश करना चाहेंगे? और सर बहुत खास दिन चुना है उन्होंने डील के लिए, जो अब तक की खबरें निकल कर आई हैं। देखिए, जरूर विश करना चाहिए, क्योंकि और उनको ये विश करना चाहिए कि आगे वो इतना ट्रंप अनसर्टेनिटी को बढ़ाए ना और थोड़ी शांति से देश को चलाए। ये हमारी विश होगी उनके लिए। और जैसे आपने कहा, उन्होंने ऐलान किया है, मगर ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये 38वां बार जी 38 टाइम को ऐलान किया है। तो थर्ड टाइम लकी कहते हैं, ये 38th टाइम लकी होगा कि नहीं, अभी 48 घंटे बाकी है, क्योंकि संडे को साइनिंग की बात हो रही है। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस। हाँ बस सर हम लोग ये जरूर कहते हैं ऊपर वाले से कि उनको सद्बुद्धि दें, ताकि वो बेहतर फैसले जो हैं वो ले सकें। अब सर हम लोग बात करते हैं क्रूड को लेकर, क्योंकि क्रूड ने सर बहुत ज़्यादा परेशान किया हम लोगों को, और हमेशा कहते भी हैं कि क्रूड आने वाले दिन के हिसाब से देखें तो वो चीज़ों को डिस्काउंट करके चलता है, और शायद तभी शायद $100 के ऊपर जो है वो हमने देखा कि क्रूड जो है वो जाता हुआ नहीं दिखा कई बार पिछले कुछ समय के हिसाब से। लेकिन सर फिलहाल $87 के आसपास है। अगर सर रोजी पिक्चर बनती हुई दिख रही, मान ले एक बार सर कि सब चीज़ें जो है अगर सुलझती हुई दिख रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, तो फिर क्रूड के लिहाज से आगे की स्थितियाँ क्या दिख रही हैं आपको? नहीं, ज्यादा गिरावट नहीं। मैं मैक्स सबको 85 या 80 का बेस देख रहा हूँ, बिकॉज जो हॉर्मुज के कारण जो ब्लॉकेज था वो एक ऑलवेज टेम्पररी ब्लॉकेज था, मगर द परमानेंट थिंग जो है वो है कि उधर डिस्ट्रक्शन जो हुआ है उसको रीबिल्ड करने की जरूरत है, गैस और ऑयल को। और ऑयल में क्या होता है कि जो पाइपलाइन में अगर आप ऑयल निकाल नहीं रहे हो ना, तो उसमें पानी घुस जाता है, तो उसको क्लीन अप करने, तो क्रूड को वापस 65-70 की वापसी में साल 1.5 साल भी लग सकते हैं। तो ये जो क्रूड, जैसे आप सही बता रहे हैं कि इस वॉर के गंभीरता के वक्त में भी वो 124 तो पहले गई थी, मगर अभी लास्ट 3 हफ्ते की बात करें तो क्रूड 100 के ऊपर टिकता नहीं था, 100 के नीचे आ रहा था। क्योंकि एक चीज थी उनकी कि डेफिनेटली ये वॉर सस्टेन ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ द वो क्या कहते हैं, बहुत सीवियर इंपैक्ट ऑन अमेरिकन इन्फ्लेशन और ईरानियन इकोनॉमी। तो इसके कारण क्रूड एक आउटलुक रख रहा था कि मैं 100 वर्स्ट केस में और मैक्सिमम 92 तक था, और एक खबर आई तो 92 से भी 87 गया है। मगर जैसे मैं कह रहा था कि इट इज नॉट लाइक कि वॉर खत्म हो गया तो क्रूड प्राइस नॉर्मल हो जाएगी, सप्लाई नॉर्मल होगी, नॉट प्राइस। प्राइस को लगने में वक्त लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो क्रूड के जो इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है वो जरूर रहेंगे। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो है, दर्शक, वो यही समझना चाहते हैं कि भाई क्या प्राइसेस और कूल ऑफ होते हुए देखेंगे, तो सप्लाई वाइज जो आपने बताया कि सर स्थितियाँ जो है वो बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अभी प्राइस 1-1.5 साल लगेगा सर। कौन से लेवल तक आने तक के लिए हिसाब से देखें अगर हम लोग, तो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल में $70 तक आ सकता है। अच्छा, 1.5 साल तक $70 के आसपास जो है वो स्थितियाँ दिख रही हैं सर की तरफ से यहाँ पे। अब सर मैं शेयर मार्केट पर आता हूँ। क्या ये मान लें एक, क्योंकि देखिए हमेशा कहा था कि ट्रंप इज ऑलवेज चिकन आउट, लेकिन सर फिर भी मान के चलते हैं स्थितियाँ जो है आपके, क्योंकि ईरान की न्यूज एजेंसी और कई सारे ट्वीट्स आए जो ईरान की तरफ से भी आते हुए दिखे इस बार जो है। क्या हम लोग मान लें कि अब शेयर मार्केट के लिहाज से वर्स्ट इज बिहाइंड अस? देखिए, आप कौन से मायने से देख रहे हैं उसको। देखिए, बात यह है कि अभी वर्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स पे सबका ध्यान होता है। मैं अभी देख रहा था 3 महीने के रिटर्न, ओके, बिलीव इट और नॉट, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का 18% है 3 महीने का रिटर्न आज एंड ऑफ डे में। और स्मॉल कैप 250 और स्मॉल कैप 100 दोनों का 12% रिटर्न है 3 महीने में। मिड कैप का 8% है और लार्ज कैप का ही थोड़ी नेगेटिव है। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात कि हमारे रिटेल निवेशक और नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक, ये रिटेल शब्द थोड़ा मिसयूज हो जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो एक्चुअली मार्च के महीने में थोड़ा डर गए थे और मार्केट भी करेक्ट हुआ था, पर अप्रैल से लेकर वो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, इसलिए जो रिटर्न आपको दिख रही है। तो मगर लार्ज कैप में एफआई का सेलिंग बहुत प्रेशर था और डीएस का भी पैसा बटा हुआ था, क्योंकि एक तरफ एसआईपी बुक जो है वो मेरा मानना है कि 50 to 60% स्मॉल कैप और मिड कैप में आता है, क्योंकि इस महीने के एम्फी फ्लोज भी देखे तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में ज्यादा गिरावट आई, मिड कैप में उतना गिरावट आई है, क्योंकि एसआईपी बुक भले ही फ्लैट था
लास्ट मंथ में 31,100, इस मंथ में 30,900। तो स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए वो बाइंग सपोर्ट मिला है। और डीआईएस में भी, म्यूचुअल फंड में खास करके उन्होंने ब्रॉडर मार्केट को खरीदा है। तो वॉर का इंपैक्ट कह रहे हैं खाली लार्ज कैप में है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 आप कह रहे हैं कि सोचिए फरवरी 28 को चल जाते हैं, 28 तारीख फरवरी को, क्या लोग खुश थे मार्केट की परफॉर्मेंस से? नहीं ना, क्योंकि सितंबर 2024 से एफआईएस बेच रहे हैं और मार्केट एक बीच में लाइफ टाइम में पहुंची और वापस फिसल गई। तो हमें ये नहीं चाहिए कि वॉर के पहले की स्थिति, हमें चाहे वो स्थिति जो मार्केट को लाइफ टाइम हमें ले जा सकती है, क्या वो अब आ सकती है वॉर के खत्म होने से? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि मुसीबतें जो सामने हैं, एक है कि या इसके कारण मैं नहीं देख रहा हूं कि एफआईएस की जबरदस्ती तरीके से वापसी, क्योंकि उनमें मन में, जैसे मैं कह रहा था, ऑयल एट 85 में भी इंडियन इकोनॉमी को कई मुसीबतें झेलने पड़ेगी। तो वो उसका इंतजार करेंगे, फिर ही उसकी वापसी देख सकते हैं हम एफआईएस का। नंबर 2 बात है, नई जो एक विलन जो सामने आ चुकी है, उसका नाम है, स्पेनिश नाम है उसका, एल नीनो। जी, एल नीनो, यस सर। तो एल नीनो की बात बहुत से भयंकर सी बात आ रही है कि 90% इंपैक्ट आएगी, एकदम सा ड्राउट आएगा, ये सब तो इतने डराने वाले बात है। तो अभी मार्केट की ध्यान उसके ऊपर चली जाएगी कि मार्केट को कुछ ना कुछ एक तरफ पॉजिटिव चीज छोड़ने की होती है, एक तरफ पेसिमिज्म की तरफ ही मार्केट बढ़ती है। तो एल नीनो को भी ट्रैक करेंगे, हर 1.5 घंटे में आप कुछ देखेंगे कोई ज्ञान दे रहा है एल नीनो के बारे में। और वो हलचल, क्योंकि वो क्या है कि वो एग्रीकल्चर फील्ड को इफेक्ट करती है, और एग्रीकल्चर माने रूरल कंजम्पशन, और रूरल कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश की जीडीपी ग्रोथ के लिए। एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर रूरल कंजम्पशन। सेकंड, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो क्या आरबीआई को जो तेल ने कर नहीं पाया, तेल की बढ़त के बावजूद आरबीआई ने रेट्स को फ्लैट रखा, मगर फूड प्राइसेस की बढ़त से क्या आरबीआई बचा सकती है हमें एक रेट हाइक से? क्या वो रेट हाइक को लीड करेगा? तो मार्केट के लिए चिंताएं आने वाली चीज तो रहेगी, इसको सब झेलना पड़ेगा। और जैसे मैं कह रहा था, ओवरऑल माहौल में इंडिया का फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल तौर पर कैसे मैनेज करने वाले, ये जानकारी बाहर अभी तक निकली नहीं है। एफआईएस को वो जरूरी है। तो कैसे ये $85 पे रहता है, मान लीजिए ये वॉर खत्म हो गया और $85 to $80 लेवल में ऑयल रहता है, क्या इंडिया अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.4 जो किया है वो कायम रख पाएगी? और क्या और भी पेट्रोल हेज करने की जरूरत है या नहीं करेगी? ये सब चीज में क्लैरिटी आने की जरूरत है। बट जो फ्राइडे को जो हुआ था कि खबर आई और मार्केट दौड़ चढ़ी, वो तो एक सेंटिमेंटल दौड़ है। 48 घंटे वेट करते हैं, मंडे को पता चलेगा कि क्या सचमुच डील साइन हो गया। उसके बेसिस पे रिएक्शन आपको मंडे से आएगी, और सचमुच डील साइन हो गया मान लीजिए, फिर रिटेल का एक उत्साह तो आएगा, क्योंकि इस बार म्यूचुअल फंड में भी देखा कि इनफ्लोज थोड़े कम हो गए। 2 महीने उन्होंने टिक के अपने फ्लोज को जारी रखा था, इस महीना थोड़ा दम तोड़ा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने, तो शायद वो रुझान वापस आ सकता है, वो मूड के लिए अच्छा होगा। मगर स्थिति जो हमें चाहिए वो है कि इंडियन इकोनॉमी एक अच्छी ग्रोथ पाथ पे चले जाए। बिल्कुल सर, आपने बहुत जी चलने के लिए वो जरूरी है। खाली एक नेगेटिव जो ऑयल था उसको निकाल कर इमीडिएटली पॉजिटिव नहीं सोचते, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल सर, और बहुत इंपॉर्टेंट सर, जो आने वाले 2 सवाल थे आपने उन सवालों का मेरा जवाब दे दिया। यही था मेरा अगला सवाल भी सर, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं मार्केट्स में, और जिस तरीके से रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स निकल के आए सर, वो 3.93% मई के यहाँ पे, मतलब 5वां महीना ऐसा रहा जब बढ़ोतरी देखने को मिली, खासतौर पर खाद्य पदार्थों को लेकर सर, वो जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और आपने खासतौर पर अल नीनो की बात कही, ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के लिए भी कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता हुआ दिख सकता है सर। तो यानी कि पहली चीज़ आपने इंपॉर्टेंट की कि सर जो अभी हाई जो हम लोग देख रहे थे, सोचे थे कि अभी युद्ध टल जाएगा तो ऐसी स्थितियां नहीं बनती हुई दिखेंगी। दूसरी चीज़, अल नीनो का बड़ा खतरा सर ने यहाँ पे समझा दिया सर। अब सर दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे, एक तो क्या ये महंगाई की स्थितियाँ और आपको वर्स्ट होती हुई दिख रही हैं सर यहाँ पर, जो आपने अभी बात यहाँ पे मेंशन की। दूसरी चीज़ सर, जो एमफी के डाटा की आप बात कर रहे थे सर, जिसमें पैसिव फंड हो, एक्टिव फंड्स हो, और खासतौर पर लमसम में निवेश बड़ा लेवल पे घटता हुआ दिखा, और बहुत सारे ऐसे फ्लेक्सी फंड्स थे सर जिनका रिटर्न जो था एक गारंटी मानी जाती थी वो नेगेटिव हो गया सर, और जो सिप वाले निवेशक है वो भी घबराए हुए हैं यहाँ पे। सर करना क्या चाहिए, क्या रणनीति में बदलाव करना चाहिए, या फिर वापस अब फ्लो आता हुआ दिखेगा, या क्योंकि अभी आप कहते हैं रिटेल बस थोड़ी देर के लिए जो होगा उत्साहित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ वैसी हैं? नहीं, देखिए, ये रिटेल को ब्लेम करना सही नहीं होगा, बिकॉज एसआईपी जो रिटेल इस्तेमाल करते हैं वो फ्लैट था जी। जो गिरावट हुई थी वो ज्यादातर एचएनआईज जो पैसिव फंड्स में निवेश करते थे, ईटीएफ का 10,000 करोड़ से माइनस हो गया 600 करोड़।
तो पैसिव फंड्स में और ये जो फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप में, ये मेरा मानना है कि ज्यादातर एक HNI और इंस्टीट्यूशनल जो पैसा है वो इस महीने म्यूचुअल फंड के जरिए नहीं आया, मगर मार्केट में देखे परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कैप और स्मॉल कैप वो तो अच्छा चल रहा है। तो बात ये होती है कि शायद उन्होंने डायरेक्ट इक्विटीज में थोड़ा शिफ्ट किया, क्योंकि डाइवर्सिफाई क्यों करें, मुझे मौका दिख रहा है। तो ये सोच मैं मानता हूं कि अगले महीने ही आपको सही वापस बाउंस बैक हो जाएगा लमसम फ्लोज, और SIP बुक तो कायम में 31,000 करोड़ में स्टडी है, वो रहेगी। तो आपने बात उठाई कि मैं क्या इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए देख रहा हूं। देखिए, ये एल नीनो के ऊपर क्या है ना, आज डरा हुआ है मार्केट और सब एक्सपर्ट्स ऑन द एल नीनो, मगर मेरे को और एक महीना चाहिए इसको स्टडी करने। और क्या बताऊं मैं कि क्वांटम ऑफ मॉनसून इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, डिस्पर्शन ऑफ मॉनसून इंपॉर्टेंट है। अब मुंबई दिल्ली में बारिश कम हो गई तो चलता है, मगर जहां पे गेहूं और चावल के जो सोइंग सीजन होता है, जी बिल्कुल सर, उस वहां पर मुझे थोड़ी भी बारिश हो गई तो ठीक है। तो बारिश कैसे ड्रॉप होता है, मगर क्या सभी जगह में ड्रॉप होता है कि कई जगह पे ड्रॉप और कई जगह पे नहीं, ये देखना जरूरी है। और इन्फ्लेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डेफिनेटली ऑयल रिलेटेड इन्फ्लेशन, जो पेट्रोल और डीजल को छोड़िए, ये तो कंट्रोल प्राइसेस है और गवर्नमेंट ने थोड़ा इंक्रीज किया है, तो पूरा उसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट दिखा। डायरेक्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ऑफ पेट्रोल और डीजल अभी तक इन्फ्लेशन में भी नहीं है भैया, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा ही पास ऑन किया है। मगर इनडायरेक्ट इफेक्ट, जैसे पेंट के दाम बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द इंपोर्टेड क्रूड, जैसे टायर के दाम बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस, जैसे ऑटोमोबाइल्स के दाम बढ़ रहे हैं, वो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन तो इंपैक्ट आ रहा है। और वो भी क्या था कि आप देख रहे हैं तो ऑयल जो था 92 95, मगर पूरा उसका इम्पैक्ट नहीं था जी, क्योंकि फरवरी मार्च में कंपनीज ने अपने पुराने स्टॉक्स को इस्तेमाल किए जी, और इसलिए मार्च के अर्निंग सीजन में भी आपको इसका इंपैक्ट नहीं दिखा। अब अप्रैल में एवरेज प्राइस ऑफ ऑयल था 92 93, राइट, तो उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन में, मगर उसके अगले क्वार्टर में ये 85 तक ऑयल गिरता है तो वो ऑटोमेटिकली कम भी हो जाएगा। तो एक होता है कि इमीडिएट इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर शायद एक और क्वार्टर के बाद इंपोर्टेड इन्फ्लेशन घटेगा भी। बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत बारीकी से आपने विश्लेषण कर दिया सर। अब सर मैं FIs के हिस्से पर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर बहुत समय हुआ, मैं देख ही रहा था कि इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 2,61,000 मतलब लाख करोड़ के आसपास की जो है वो बिकवाली हुई है सर। पिछले, हालांकि बहुत जजमेंटल होना नहीं चाहिए, 2 से 3 दिन में जो है यहाँ पे हम देखें तो कैश मार्केट में नंबर्स कम आते हुए दिखे हैं सर। यहाँ पर बहुत बिकवाली के जो नंबर्स हैं वो कम आए हैं, शॉर्ट पोजिशनिंग को थोड़ा सा कवर करते हुए दिखे हैं यहाँ पर। ऊपर से RBI की तरफ से भी जो सर जो नए FCNR जो स्वैप सुविधा है वो जो हम लोगों ने देखी हेज को करते हुए, वो यहाँ पे बैंकिंग के लिहाज से आपको क्या लग रहा है सर कि एक तो पहली चीज़ FIs क्या जो सरकार की तरफ से RBI की तरफ से कोशिश की जा रही है वहाँ पे कुछ फ़र्क होता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में? दूसरी चीज़, क्या हम लोग माने कि रुपया वापस कम बैक करता हुआ दिख सकता है 90 के आसपास, या फिर ये अभी बहुत बड़े बड़े सपने जैसे टाइप है ये स्थिति? रुपए के लिए ये ऐसा भी अभी 40 से 75 बिलियन डॉलर का इनफ्लो, एक तरफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में FIs की निवेश और दूसरी तरफ FCNR तरफ से एंटिसिपेट किया जा रहा है। बस ये रुपए के ऊपर, अब मैं एक डेटा आपको देता हूं, साल में बिगिनिंग ऑफ द ईयर से अब तक रिजर्व बैंक ने 53 बिलियन डॉलर खर्चा किया है रुपए को डिफेंड करने में। अब जो पैसा आने वाला है वो उसी लेवल का है, समझ रहे हैं आप? तो ये उतना बड़ा इंपैक्ट उसका करेंसी पे नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं कि वो रुपी स्ट्रेंथनिंग मोड में जाएगा, जैसे 90 की बात कर रहे हैं। ये खाली ये अचीव करेगा कि दो हफ्ते पहले और RBI के पॉलिसी के 2 हफ्ते पहले, एक साल के बाद रुपए 100 टच करते हुए दिखता था फॉरवर्ड मार्केट में जी। वो अब एक गिरकर 97 के आसपास आ गया है। तो मानना यह है कि आज के लेवल से भी 1 या 2 डॉलर रुपी, 1 या 2 रुपया रुपी वीकेंड होगा, मगर इतना नहीं होगा जितना पहले उम्मीद था। बट रुपी स्ट्रेंथन होने की बात तो छोड़ दिए, वो तो ये 40-50 बिलियन से नहीं होगा, उसके लिए 200-300 बिलियन डॉलर की इनफ्लो चाहिए। वो तो अभी नामुमकिन है, बिकॉज उतना इवन G-Secs में गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं है। और गवर्नमेंट भी सोचेगी क्योंकि आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर चाहिए, मगर गवर्नमेंट अपना एक्सटर्नल डेट बढ़ाना नहीं चाहती है, क्योंकि बाहर वाले को देना है वापस पैसा आफ्टर डिप्रिसिएशन ना। तो लिमिटेड अमाउंट, ये शॉर्ट टर्म एक टैक्टिकल मूव है। रुपये के ऊपर जो शॉर्ट टर्म में तेल के दाम का दबाव दिख रहा था, FI आउटफ्लोज की दबाव, उसको थामने के लिए एक डैम सा बनाया गया है। मगर इसके कारण आप ये मत सोचिए कि रुपये अप्रिशिएट होगा।
रुपये का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कम होगा। तो 1 ईयर का आज मैं देख रहा था करीबन 97 के आसपास दिख रहा है, तो व्हिच इज रीजनेबल, क्योंकि 95 के आसपास से 97 दो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अमेरिका और इंडिया में है करीबन 2.5% का, 2.5% का लेवल पे डिप्रिसिएशन हो गए। तो सो एफआईएस की बात उठाई हमने, यस ये पॉजिटिव है एफआईएस के लिए, बिकॉज उनके लिए हेजिंग कॉस्ट, जो लोग एफआईएस हेज करते हैं उनके लिए कॉस्ट कम हुआ है, जो ओपन भी रखते हैं उनके लिए भी सोच है कि रुपये का पहले जितना डर था उतना नहीं है। तो जरूर आप देख रहे हैं कि एफआईएस की फ्लोस नेगेटिव बिगिनिंग ऑफ द वीक से लास्ट 2 डेज में आधा हो गया है, क्योंकि ट्यूसडे और मंडे और ट्यूसडे को था 6,000 और 5,000 करोड़ का बिकवाली, और वेडनेसडे और थर्सडे को 2,000 करोड़ की बिकवाली। ऑलरेडी इसका इंपैक्ट दिख रहा है कि एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हो गई है। आज की डेटा, आई मीन फ्राइडे का डेटा देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ये शॉर्ट कवरिंग कितना था और कितना एफआईएस ने आके निवेश किया इस खबर के कारण। ओके, क्या वो एफआई की फ्लो पॉजिटिव हो गई, तो वो जब देखना पड़ेगा। मगर डेफिनेटली रुपये का एक वीकनिंग कम होने के कारण एक सेट ऑफ एफआईएस की फ्लोज बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, एफआईएस की फ्लोज में एक खास चीज मैं बताऊं आपको कि हमारी जो बिकवाली हो रही थी मार्केट में, उसमें एक बहुत बड़ा काम था, हेज फंड शॉर्ट सेल करते थे एक फ्यूचर को, क्योंकि उनको क्लियर था कि तेल तो बढ़ती जा रही है, इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और उसका इंपैक्ट दिखेगा करेंसी के ऊपर। तो कुछ हेज फंड्स हैं जो वल्चर की तरह बिहेव करते हैं कि शॉर्ट में जाके फायदा बनाओ, शॉर्ट करो, वो कम हो जाएगी। अगर ये डील साइन हो जाती है तो फ्यूचर में ऑयल प्राइस और बढ़ने की गुंजाइश नहीं होगी ना, तो डेफिनेटली वो शॉर्टिंग कम होगा, तो आपको डेटा में भी ये भी दिखेगा कि थोड़ी बहुत एक पॉजिटिविटी आ जाएगी सेंटिमेंट में। मगर क्या वो मार्केट को नए स्तर पर लेके जाने की काम करेगी, वो नहीं मानता हूं मैं, कि अभी भी जो इश्यूज है वो पूरे रिजॉल्व नहीं। एल नीनो की एक बात उठाई, सेकंड हमारी वैल्यूएशन भी देखें, हम मान रहे हैं कि हमारी 5 साल की और 10 साल की वैल्यूएशन से कंपेयर करके आज रीजनेबल लग रहा है, ठीक है। मगर बाकी देश इमर्जिंग मार्केट में भी देखिए एआई रिलेटेड चीज में करेक्शन हुआ है, ताइवान कोरिया में भी ना, तो क्या हुआ है कि हमारी प्रीमियम जो है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के साथ वैल्यूएशन में वो अभी भी 60-65% पे है। अब तो हम सस्ते नहीं बने हैं अभी, राइट। तो वैल्यूएशन इज नॉट नेगेटिव नहीं है पैसा निकालने के लिए, मगर पैसा डालने के लिए भी उतनी पॉजिटिव अभी बनी नहीं है। इसके लिए और ज्यादा करेक्शन होगा ये नहीं मानता मैं, मगर ग्रोथ के नंबर्स अच्छे आने चाहिए ताकि वो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाए। सर तो एक सवाल, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सर माफी चाहता हूं मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, ये सवाल उठता है कि सर वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ, और इसमें यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है सर, किस तरफ जाएं सर? नहीं, वही देख रहा हूं मैं, एफआईएस खाली वैल्यूएशन नहीं देखते, वो पीईजी रेशियो ट्रैक करते हैं। पैग, जी सर, क्या पैग रेशियो में क्या होता है कि एक देश की ग्रोथ को लेकर वैल्यूएशन करंट ट्रेलिंग पी का पब्लिश होता है, मगर हर एफआई फॉरवर्ड पी का कैलकुलेट करता है ना, तो उसको अगर ग्रोथ जस्टिफाई करते, कोरिया और ताइवान में यही हुआ था कि उनकी जो ग्रोथ, जो कंपनीज है उधर एआई रिलेटेड कंपनीज, वो 30-40% पर एनम बढ़ा जा रही है, और स्टॉक मार्केट में उनका हिस्सा शायद ज्यादा है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की ग्रोथ पोटेंशियल उनकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रही थी। चीन की बात अलग है, चीन तो ऑलवेज सस्ते था और अभी भी सस्ता है, मगर कोरिया और ताइवान में डेफिनेटली जो ग्रोथ एंटिसिपेटेड है एआई रिलेटेड कंपनीज में, वो जस्टिफाई कर रहा था वैल्यूएशन में। इंडिया में ऐसी कोई फैंटास्टिक ग्रोथ वाली सेक्टर ही नहीं है ना, जो 30-40% बढ़े हर साल। तो हमारे लिए ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन इन एफआईएस माइंड, मैं कहूं तो। अगर ग्रोथ हमारी अच्छी दिखती है, एक अच्छा टेनर, जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल अभी यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन हो गया, अब अगर यूएस के साथ भी 1 महीने के अंदर अच्छा ट्रेड डील साइन होता है तो वो ग्रोथ को बूस्ट देगा ना, फिर वो जस्टिफिकेशन रहेगा एफआईएस को वापस आने में। उनको चाहिए ग्रोथ। इंडिया जैसे देश में वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक वैल्यू कंट्री बन जाएगी। चाइना उनके लिए वैल्यू कंट्री है, क्योंकि बहुत ओवर रिएक्ट हो गया और करेक्ट हो गया, 11 के पी में चाइना, तो नेचुरली उस हिसाब से वो वैल्यू के हिसाब से उसको जज करके करते हैं। बट इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी में स्टेज में है, तो उनको चाहिए कि इंडिया वापस एक ग्रोथ ट्रैक, ये वॉर रिलेटेड जीडीपी को छोड़कर आगे तेजी से बढ़े। एआई में तो नहीं होगा, एआई ग्रोथ कंट्री, बट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, यहां सब अगर एक ग्रोथ का मोमेंटम दिखता है तो एफआई जरूर वापस आएंगे। इंडिया को एक नॉन एआई एलोकेशन, सब पूरा 100% पैसा थोड़ी एआई में डालते हैं ना। जी जी जी। तो सर शॉर्ट में मैं आपसे एक आंसर जानना चाहूंगा कि आपको ग्रोथ आती हुई कब तक दिख रही है सर?
तो मुझे ना देखिए ये इसमें 2 क्वार्टर के लिए, इस क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर की जीडीपी और अर्निंग्स में आपको वॉर का इफेक्ट दिखेगा। ठीक है सर। उसके अगले क्वार्टर में एल नीनो का इफेक्ट दिखेगा। ठीक है सर। तो ये 2 क्वार्टर आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, उसके बाद फेस्टिवल सीजन शुरू होगी। जी सर। फेस्टिवल सीजन में एक माहौल बढ़ता है, और जब अगर वॉर खत्म होता है तो मैं समझता हूं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको एक ग्रोथ का अनुमान लगाकर फिर ध्यान भी मार्केट का 2026-27 को छोड़कर 27-28 पे चली जाएगी। ठीक है सर, समझ गए सर। बस मेरे को सेकेंड हाफ ये ग्रोथ की मोमेंटम आती हुई दिख रही है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से सर आपने एक एक बारीकी से चीज़ें जो है वो बता रहे हो। सर आपकी एक्सपर्टीज़ के इसलिए हम लोग कायल हैं, क्योंकि आपको सुनना समझना इसलिए पसंद आता है कि बहुत डीप डाइव करा देते हैं सर आप अंदर तक यहाँ पर। अच्छा सर, क्योंकि आप वैल्यूएशन की बात करते हैं और दुनिया भर के बाज़ारों में इस समय स्पेसएक्स छाया हुआ है सर, उसके IPO को लेकर सर स्थितियाँ जो हैं यहाँ पर। अच्छा सर, इस तरह से देखा भी जाता है कि जब इस तरह के इतने बड़े बड़े जाइंट IPOs आते हैं तो मार्केट जो होती है वो टॉपअप जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि टॉप भी बना लेते हैं सर। अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा सर बहुत सारे AI स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हावी होती है देखिए, और हमारे देश में तो देखिए AI स्पेसिफिक कोई स्टॉक है नहीं, लेकिन हाँ उसके इंफ्रा से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं सर यहाँ पर, उनमें जो है मुनाफा वसूली उन स्टॉक्स में भी आती हुई देखिए। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सर, पहली चीज़ क्या आप अगर यहाँ पे हम लोग एक बार ये थ्योरी को मान ले कि यहाँ पे क्या है कि टॉप के संकेत बन रहे हैं हमारे की बाज़ारों में, अगर ऐसा हो सकता हो तो पहली चीज़ सर। दूसरी चीज़ ये कि अगर AI जैसा बबल अगर मान लीजिए ताइवान और दूसरे हमने मार्केट्स में देखा दबाव आते हुए यहाँ पर AI स्टॉक्स को लेकर, वो अगर नेगेटिव होती हैं चीज़ें तो क्या हमारे लिए एक पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा सर? नहीं, आपने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दूंगा। तो AI रिलेटेड कोई भी नेगेटिव ये होती है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि हम पैसा हमारे देश से उन AI रिलेटेड स्टॉक्स में निवेश करने के लिए गया था, राइट। और सेकेंड एक चीज मैं बताऊं आपको कि हमारी करेक्शन, हम यही सोच रहे हैं ना कि FIS ने इंडिया को AI के लिए पनिश किया और बाकी देशों को रिवॉर्ड किया, करेक्ट। मगर ये खाली एक्टिव का बात नहीं है। अगर आप इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में देखें ना, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 2024 की फर्स्ट क्वार्टर में, यानी अप्रैल टू सितंबर की बात कर रहा हूं, we were at 20% शेयर ऑफ इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। आज हम 11% से नीचे हैं। तो आधा हमारा जो करेक्शन हुआ है वो पैसिव फंड की आउटफ्लो और फ्रेश एलोकेशन और इनफ्लो से हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो ये एक ये कोई एक्टिवली सोच कर नहीं किया गया है। तो इसलिए जब AI रिलेटेड करेक्शन उधर होता है, हमें इंतजार करना चाहिए कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कब रीबैलेंसिंग होगा। तब तक वो रीबैलेंस नहीं होता है, आप इमीडिएटली वो फ्लो उतना नहीं देख सकते ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये जो करेक्शन होती है उसका, जो भी MSCI जो इंडेक्स को मैनेज करती है उसकी एक गणित की टाइम होती है ना, जो करेक्ट करेगी। और ये करेक्शन को हाथ में लेते हुए अगर जब वो इंडिया का शेयर इन द पैसिव इंडेक्स को बढ़ाती है, तब आप देखेंगे ये AI हेज वाली जो बात है वो स्टोरी प्ले आउट होकर फ्लोस इंडिया को वहां से शिफ्ट होकर आते हुए देखेंगे। बिकॉज इंटरनेशनली 70% पैसा पैसिव में जाता है। ओके, वो एक बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि मार्केट की टॉप बन गया उधर, तो यूएस में मैं देख रहा था कि देखिए S&P 500, और इसमें नास्डा की बात नहीं कर रहा हूं, S&P 500 की इस साल की कैलेंडर ईयर 27 की EPS ग्रोथ पता है आपको कितना है? 22%। 22%। S&P 500 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये नहीं है ये खाली टेक स्टॉक। देखिए स्टॉक मार्केट में टेक स्टॉक की रैली हुई है, एनर्जी स्टॉक्स की रैली हुई है, क्योंकि ये प्राइस इंक्रीज अमेरिका में एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज है ना, की रैली हुई है। मगर ओवरऑल मार्केट की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हुई है। अभी आपने देखा कि लेबर डेटा में हायरिंग भी बढ़ गया है सर। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक भी मैंने देखा कि थोड़ा चढ़ रहे थे, परफॉर्म कर रहे हैं, और अमेरिकन इकोनॉमी एक अच्छी स्थिति में है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो इसीलिए मेरा ये टॉप शायद आप कुछ वो AI रिलेटेड टेक रिलेटेड जो भी ज्यादा बढ़त हुआ वहां पे करेक्शन हो सकता है। मगर यूएस का ओवरऑल करेक्शन होके मार्केट डाउन होगा, शायद नास्डैक में करेक्शन आ सकता है। मगर डाउ या S&P 500 में
अर्निंग्स ग्रोथ और ये सब स्ट्रांग मजबूत है, तो ये नहीं मानता हूँ कि कोई करेक्शन या ये कुछ आ सकता है उधर। चलिए सर ने ये भी क्लैरिटी दी कि विदेशी जो यहाँ पर जो है बाज़ारों से, ग्लोबल बाज़ारों का खतरा भी यहाँ पर नहीं फिलहाल के लिए दिख रहा है यहाँ पे। अब सर क्योंकि हमेशा मैं जब भी आप आते हैं तो आपसे पूछता हूँ सर मैं, और आपके प्रेडिक्शन सही जाते हैं सर, इसलिए हमारे दर्शक भी इंतजार करते हैं सर अब कहाँ देखा जाए सर, क्योंकि मान लीजिए अगर ये युद्ध अब खत्म हो रहा है सर, तो फिर क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड हुए हैं सर, बहुत सारे स्टॉक्स टूटते हुए देखे हैं यहाँ पर। अब अगर ये स्थितियाँ पॉजिटिव हो रही हैं सर, तो सबसे पहले तेज़ी कहाँ लौटती हुई दिखेगी सर, और आप कहाँ पर बुलिश दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा? मुझे बैंकिंग में दिखती है, बिकॉज बैंकिंग बहुत पिट गया था इस वॉर के कारण। इट्स नॉट कनेक्टेड टू द ऑयल प्राइस, बट बिकॉज ऑफ दिस पैसिव इंडेक्स में गिरावट, तो नेचुरली बैंकिंग 30% शेयर है उधर। और फिर जो शॉर्ट भी कर रहे थे, निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स को भी शॉर्ट कर रहे थे, राइट। तो बैंक ने बहुत एक क्या कहते हैं लोड को उठाया, इस करेक्शन का लोड को, जो जस्टिफाइड नहीं है उनके नंबर से, उनकी परफॉर्मेंस से। एनपीए लेवल्स बैंक लो है, और फिर वो एक रेट इंक्रीज के कारण उनके ट्रेजरी बुक के ऊपर दबाव दिख रहा था, उसके कारण पिट गया। फिर वो एचडीएफसी बैंक का कोई भी चेयरमैन रिजाइन हो गया, तो वो सेंटिमेंटली उसको पिटे। तो बैंक को सब तरह से मारा गया है। तो जैसे माहौल ठीक होता है ना, मुझे बैंकिंग सेक्टर सबसे अव्वल नंबर में बाउंस बैक करेगी, बिकॉज वो देश से जुड़ी हुई सेक्टर है और देश की ग्रोथ में इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल में बीएफएसआई स्पेस, क्योंकि यहाँ पर ना खाली आपको प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स है, लार्ज है, स्मॉल है, मगर एनबीएफसीज भी है, और फिर कैपिटल मार्केट इस तरफ नॉन लेंडिंग एनबीएफसीज भी है। तो ये डाइवर्सिफाइड भी है, दोनों तरफा खेलता है। एंड इस रैली में जो मैं देखिए अपने मेरे 3 महीने की बात मैं देख रहा हूँ कि माइक्रो कैप इंडेक्स का 18% बढ़त हुआ है 3 महीने में, स्मॉल कैप इंडेक्स का 12% बढ़ हुआ है, लार्ज कैप पिटा है। तो बैंक्स और लार्ज कैप का कोरिलेशन भी हाई है। तो मेरा मानना है कि आप सेफ तरीके से बीएफएसआई स्पेस में शामिल हो सकते हैं। वहां पर मुझे जो इमीडिएट सेंटिमेंटल इंपैक्ट ऑफ द वॉर एंडिंग वहीं पे ज्यादा दिखेगा। सर एक आंसर बहुत शॉर्ट में आपसे चाहूँगा, क्योंकि इस हफ्ते में ट्रेंड देख रहा था सर, आप बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स जो है सर उन्होंने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया पीएसयू के मुकाबले सर। क्या आप थोड़ा सा यहाँ पर जो स्थिति है वो प्राइवेट पे ज़्यादा स्थिति टर्न अराउंड होती दिख सकती है या फिर नहीं सर? शॉर्ट टर्म में यस, क्योंकि देखिए ये को एफसीएनआरबी की बात आपने बात की ना, तो वो फॉरेनर्स एनआरआईज के पास एफसीएनआरबी का जो ये है वो प्राइवेट बैंक्स का ज्यादा है ना। जी जी जी। ओके, तो वो उधर अच्छे स्मार्टली उसको करेंगे, प्राइस करेंगे और उठाएंगे, वो एक पॉजिटिव है। सेकंड, अब ये समर सीजन में जो कंज्यूमेशन की जो भी सेल्स होती है वो ईएमआई के जरिए होती है, तो प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी रिटेल लेंडिंग में माहिर होते हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूं कि प्राइवेट बैंक में एक दबाव जो था वो अभी रिलीज होते हुए दिख रहा है, बट मीडियम टर्म में मैं अभी भी पीएसयू बैंक्स में पॉजिटिव हूँ। ठीक है सर। तो सर आपने पूरे अच्छे से हम लोगों को क्लैरिटी दे दी सर। अगर आपको लग रहा हो सर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया, क्योंकि हमेशा जो होता है आपकी नॉलेज से हम लोग सीखते हैं सर, कोई ऐसा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं मिस कर गया तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए सर। नहीं, खाली ये कहना था कि आईटी सेक्टर में ज्यादा ओवर करेक्शन हुआ है और उसको एक ग्रोथ तो उतना नहीं दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। मगर टाटा सन्स के चेयरमैन ने भी एआई के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि एआई एजेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर। तो थोड़ा एक माहौल उधर बदलते हुए दिख रहा है फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस पर्सपेक्टिव। बिजनेस में एआई थ्रेट है, बट शायद थोड़ा ओवर करेक्ट हुआ है। तो एक टैक्टिकल तौर पे मुझे आईटी एक टैक्टिकल बाई दिख रही है, बिकॉज ओवर करेक्ट हुआ है, तो एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बन गया, इससे ज्यादा गिरने का उतना गुंजाइश नहीं है। और एट द सेम टाइम एक वैल्यू बाइंग जोन में आ गया है, तो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स भी उसको खरीदेंगे। तो मेरे ख्याल में आईटी का वक्त जो बहुत बुरा वक्त है वो बहुत बुरा वक्त खत्म हो गया, अब कम बुरा वक्त बाकी है। तो एक टैक्टिकल तौर से आईटी में एक बाउंस बैक देख सकते हैं। तो मेरे लिए वो एक टैक्टिकल कॉल मैं बता रहा हूँ, नॉट एज कि उनकी बिजनेस और ईपीएस ग्रोथ के कारण जाके निवेश कीजिए, ऐसी नहीं। मगर एक मार्केट की जो होती है स्थिति की ज्यादा उत्साहित होती है, ज्यादा ऑपोजिट भी हो जाती है। आईटी के बारे में वो ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, इतना बुरा नहीं है कि मार्केट की जो सोच है उतना। तो इसलिए एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे आईटी में।
चलिए सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। मतलब कोई ऐसा हमें लगता है कि कोई ऐसी जगह, चाहे आपने बताया कि नए हाई जो है अभी स्थिति थोड़ा इंतजार कीजिए यहाँ पर। दूसरी चीज़ आपने बताया कि कौन से क्वार्टर जो है वो बेहतर होते देख सकते हैं। क्रूड की क्या स्थिति है यहाँ पर, बहुत सारे दिमाग में सवाल थे क्रूड को लेके, रुपये को लेकर सर, म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से सिप को लेकर रणनीति बनानी चाहिए और कौन से सेक्टर पसंद आते हैं, हर एक पे आपने बारीकी से सर विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।